आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संत कबीर दास जी के द्वारा रचित आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो काव्य खंड है, और उस काव्य खंड का जो पहला ही पाठ है साखी, यानी पहला ही शीर्षक क्या है, साखी, और जिसके रचयिता कौन है, संत कबीर दास जी हैं। और इस वीडियो में हम आपको संत कबीर दास जी की 12 नंबर की साखी, जी हाँ 12 नंबर की साखी, जो कि इस प्रकार से है। यहु ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी इस साखी के द्वारा बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। जब हम आपको इसकी व्याख्या बताएंगे तो आपको इसकी व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और आपको इस चैनल पर आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, चाहे वो काव्य खंड हो, चाहे वो गद्य खंड हो, चाहे वो संस्कृत खंड हो अथवा व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे वीडियोज के माध्यम से, चाहे काव्य खंड का हो, चाहे गद्य खंड का हो, चाहे संस्कृत खंड का हो। तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियोज के द्वारा अपनी बेहतर तैयारी करना है। हम आपको वीडियोज के द्वारा बताएंगे कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको व्याख्या करना है, और कैसे आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, और गद्यांश जो होता है उससे जो आधारित प्रश्न आते हैं उन सभी का उत्तर लिखने का तरीका बताएंगे। और संस्कृत खंड में संदर्भ और हिंदी अनुवाद तथा जो व्याकरण खंड होता है उसका भी हम आपको अच्छे से सॉल्यूशन देंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो चलिए आज की जो साखी है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो किसी भी पद का या किसी भी साखी का जब आप संदर्भ लिखें तो सबसे पहले आपको प्रथम से 2 या 3 शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिख लेना है, यहू ऐसा संसार है। फिर आपको डैश डैश लगाते हुए अंतिम के शब्दों को भी ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिख देना है, रंग न भूली। और उसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। उसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ। और संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। और जब भी आप नोट्स पर या आप बोर्ड परीक्षा में लिखें तब आपको ब्लैक कौन कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक यानी काला, ब्लू यानी नीला, 2 ही पेन का इस्तेमाल करना है। आपको अन्य किसी भी कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको नोट्स में अथवा अपनी परीक्षा में किसी भी तरह की डिजाइन और तरह तरह के कलर के पेन नहीं यूज करना है। सही तरीका यही है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी की इसके पहले मैंने 11 साखियों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका वीडियो के माध्यम से बताया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियो को देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप उन वीडियोज को देख लेते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ करके वीडियोज को देख लें और अपनी नोट्स बना लें। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में संदर्भ लिखने का तरीका बताया है कि आप जब भी संदर्भ लिखें तो कैसे लिखें, क्या ध्यान दें, कहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें और कहाँ पर ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
काव्य खंड में। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी जब भी आप लिखें ब्लैक पेन से लिखें, और के काव्य खंड आपको जब भी लिखना है तो ब्लैक पेन से ही लिखना है। जब आप काव्य खंड से रिलेटेड व्याख्या करेंगे, में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो पाठ का नाम होगा या जो शीर्षक का नाम होगा वह भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी आप रचयिता का नाम यानी कवि का नाम लिखें तब आप ब्लैक पेन से लिखें। तो बिल्कुल आसान तरीका है संदर्भ लिखने का। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। अब इस साखी की बिल्कुल आसान व्याख्या क्या हो जाएगी, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आसान व्याख्या बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या लिखना है, कैसे आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। कबीर दास जी संसार की उपमा करते हुए या संसार की तुलना किसके समान कर रहे हैं? सैंबल फूल के समान कर रहे हैं। संसार की तुलना किसके समान बता रहे हैं? सैंबल फूल के समान बता रहे हैं। और वह क्या कहते हैं कि संसार की आसरता बतलाते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार सैंबल फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से सैंबल का फूल सुंदर होता है, आकर्षक होता है, देखने में सुंदर लगता है, और यदि आप उस फूल को देख लेते हैं तो आप उसके लिए आकर्षित हो जाएंगे। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सैंबल का फूल होता है, दिखने में भी सुंदर लगता है और आकर्षक होता है, परंतु उसमें क्या गंध नहीं होती। तो कहने का अर्थ है कि यह संसार भी उसी फूल के समान है। यह दिखने में आकर्षक लगेगा, परंतु इससे हमें किसी तरह का लाभ नहीं होने वाला। इसलिए जीवात्मा को सचेत करते हुए कहते हैं कि संसार की इस अल्पकालीन रंगनियों में तू क्यों भूला हुआ है? तुझे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। तुझे हे जीवात्मा, तुझे इस झूठे रंग में फंस करके सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी संसार की आसरता बतलाते हुए कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। यह संसार सैंबल की फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, परंतु इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है, किसी प्रकार की सुगंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो, उसके सुंदर फूल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार से दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ठीक उसी प्रकार से यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगनियों में भूला हुआ है और उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से तोता सेमल फूल पर मुग्ध होकर के उसके सुंदर फूल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार से यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगनियों में भूला हुआ है और उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। तो इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला बिंदु है भाषा। तो यह साखी किस भाषा में है? सदुक्कड़ी भाषा में है, यानी इसकी भाषा क्या है?
सदुक्कड़ी भाषा है। और अगला बिंदु है छंद। छंद कौन सा है? दोहा छंद है। यानी ये जो साखी है किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है, ना कि चौपाई छंद में और ना ही सोरठा छंद में। अलंकार कौन सा है? तो अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है। और रस कौन सा है? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। उपमा अलंकार क्यों है? क्योंकि कबीर दास जी ने संसार की तुलना सेमल के फूल के समान की है कि यह जो संसार है सेमल के फूल के समान ही है। इसलिए जहाँ पर एक व्यक्ति की, एक वस्तु की दूसरे व्यक्ति के अथवा दूसरी वस्तु के साथ समान गुण धर्म के आधार पर समानता अथवा तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से आप इस साखी का आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं और इसकी व्याख्या आसान शब्दों में लिख सकते हैं और काव्यगत सौंदर्य भी आसान शब्दों में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे दी गई साखी का, और व्याख्या कैसे करेंगे या लिखेंगे, और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करना है और चैनल के साथ जुड़ जाना है और अपने मित्रों को भी जोड़ देना है। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करने के लिए आप नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको ऐसे आधा याद हो जाएगा और आपको लिखने का तरीका और आपकी राइटिंग भी अच्छी होने लगेगी। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, और यदि आपकी राइटिंग थोड़ा सा नहीं अच्छी है तो आपको लिखना जरूर पड़ेगा। और जब आप लिखेंगे तभी आपकी राइटिंग सुधर जाएगी और आप अच्छे से लिखना भी सीख जाएंगे। आपको लिखने का तरीका भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपको परीक्षा में अथवा नोट्स में लिखना होता है, सुनाना नहीं होता। आप मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अपनी नोट्स बनाते रहें। जय हिंद।